एक आदमी जितना बड़ा एक विशाल चूहा मेरी पत्नी पर हमला कर बैठा और उसकी नकल करके मेरे घर में छिपकर रहने लगा। फिर मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने राइस कुकर खोला और उसमें सैकड़ों चूहे पकड़ लिए। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक लंबी चूहे की पूंछ निकल आई। रात में मैं गहरी नींद में था और पेशाब करने उठा। ठंडी हवा ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं शौचालय में नहीं था, बल्कि आंगन की दीवार पर पेशाब कर रहा था। तभी मुझे होश आया और खुद को कोसने का मन हुआ। मैंने जल्दी से पैंट उठाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर से आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरी पत्नी थी। घर के अंदर अंधेरा था। मेरी पत्नी ने लाइट नहीं जलाई थी। तुम क्या कर रही हो? जिज्ञासा में मैंने दरवाजे की तरफ देखा। सामने का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पत्नी ने राइस कुकर का ढक्कन खोला और खिड़की से एक बड़ा काला चूहा अंदर घुसाया। वो बिना आवाज किए राइस कुकर में घुस गया। अचानक डरावनी चीख सुनाई दी। तभी मैंने मेरी पत्नी के पैरों के बीच एक लंबी चूहे की पूंछ देखी। मेरी पत्नी एक चूहा थी। डर के मारे मेरा सिर चकराने लगा। मैंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही पीछे हटा मुझे मेरी पत्नी की आवाज सुनाई दी। कौन है? वो मुड़ी। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। राइस कुकर के अंदर मेरी पत्नी की हरकत की आवाज आई। चूहे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए घबराकर भागने लगे। पलक झपकते ही वे भयानक चूहे पीछे हट गए और घर के अंदर गायब हो गए। मेरी पत्नी ने राइस कुकर बंद किया और तेजी से बाहर की ओर चली गई। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई। इसलिए वो उस पश्चिम वाले कमरे की तरफ चली गई जहां वो रहती थी। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाज़ा बंद किया, मैं दीवार के पीछे से रेंग कर बाहर निकला। मैं भागकर अपनी पत्नी के कमरे में गया। मैं बिस्तर पर चढ़ गया। तभी मेरी पत्नी की नींद खुल गई। अरे छोटे भैंसे, अब अकेले सोने की हिम्मत नहीं रही। दादी, मुझे कुछ कहना है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे तेज बुखार चढ़ा हो। मेरी पत्नी चूहा है। बकवास मत करो, सावधान रहो नहीं तो मार पड़ेगी। ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं घबराकर रोने लगा। तुमने डरावना सपना देखा है, सो जाओ। अगर नहीं सोए तो सुबह हो जाएगी। इतना कहकर मेरी पत्नी फिर से सो गई, लेकिन मैं डर गया था। मेरी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। दरवाजे के पास वाली खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी पत्नी का चेहरा था। वो मुस्कुराई और मुझे देखने लगी। डर के मारे मेरी जान निकलने वाली थी। मैंने अपना सिर रजाई में छुपा लिया, अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, बिस्तर पर मैं अकेला था। मेरी पत्नी आंगन में काम कर रही थी। मैं आंगन से बाहर निकला और दूर से देखा कि मेरी पत्नी पश्चिम वाले दरवाजे पर बैठी थी। तभी मैंने मेरी पत्नी की चीख सुनी। बुजुर्ग, बुरी खबर है। उसने देखा कि राइस कुकर में चावल कम है, इसलिए उसने मेरी पत्नी को बुलाया। उसने मेरी पत्नी को घूरते हुए देखा। मैं जल्दी से अपनी पत्नी के पीछे चला ताकि उसकी नज़र से बच सकूं। अगले दिन मैंने और मेरी पत्नी ने खलिहान में हो रही अजीब घटनाओं पर बात की। हमारे गांव में चूहे बहुत मचाते थे, इसलिए अनाज को मोटे लकड़ी के तख्तों से ढक दिया गया था। चूहे उन्हें खोल ही नहीं सकते थे। मैंने पिछली रात देखा था, वो सब बताने ही वाला था। लेकिन आवाज पश्चिम वाले कमरे से ज्यादा दूर नहीं थी। मुझे डर था कि मेरी पत्नी सुन लेगी, इसलिए मैंने तय किया कि पत्नी के चले जाने के बाद ही मौका देखकर सब बताऊंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं शुआंजी को ढूंढने गया। गांव में चूहा राजा से बदलने वाले इंसान की अफवाह सबसे पहले शुआंजी के घर से ही फैली थी। पिछले साल शुआंजी के घर में चूहों की बाढ़ आ गई थी। वे उन्हें मार मार कर भी खत्म नहीं कर पाए। घर का सारा अनाज चूहों ने खा लिया था। बाद में शुआंजी के पिता ने अपने खेत में एक बहुत बड़ा चूहे का बिल देखा। उस बिल के अंदर उन्हें शुआंजी की दादी के कपड़े और जूते मिले। तभी उन्हें समझ आया कि घर में रहने वाली बूढ़ी औरत चूहा राजा द्वारा बदल दी गई थी। शुआंजी के पिता कुदाल लेकर घर आए और शुआंजी की दादी को मार डाला। उसके बाद से शुआंजी के घर में चूहा राजा ने कभी दोबारा उत्पात नहीं मचाया। नए साल के कुछ ही समय बाद चूहा राजा एक और औरत के घर चला गया और एक बूढ़े बढ़ई की सास बनकर रहने लगा। उस बढ़ई की बहू ने अभी 2 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे को बढ़ई की सास ने काट काट कर मार डाला। कहा जाता है कि जब चूहा राजा कमजोर होता है या उसकी सावधानी ढीली पड़ जाती है, तब उसकी लंबी चूहे की पूंछ दिखाई देने लगती है। लेकिन जब चूहा राजा चूहों की गिनती करने वाले इंसानों का खून पी लेता है तो उसकी जादुई शक्ति बढ़ जाती है। तब उसे पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है। मैं शुआंजी से मदद मांगना चाहता था कि अपनी दादी का भेद कैसे खोला जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शुआंजी अचानक गंभीर और शुआंजी के इस बर्ताव ने मुझे उलझन में डाल दिया। पिछले साल वही शुआंजी सबको ये बताना चाहता था कि उसके पिता ने चूहा राजा को मारा था। मैंने ठंडे लहजे में कुछ कहा और मुड़कर वहां से चला आया। शुआंजी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे लगा था कि वो ये राज मेरे साथ बांटेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेवफा निकलेगा। मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं क्याओ एर से मिलने गया। बूढ़ा बढ़ई क्याओ एर का मामा था। क्याओ एर ने सुना कि शुआंजी के घर मेरी नाक से खून निकला था तो वो डर गया। शुआंजी से नाराज मत हो, उसके पिता ने उसे बहुत डांटा था। वो हर जगह ये बात गाकर बताता फिरता था। अगर चूहा राजा ने यह सुन लिया तो वो बदला लेने उसके घर लौट आएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। चूहा राजा सच में बहुत खतरनाक था। क्याओ एर ने इधर उधर देखा और बोला, इधर आओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। क्याओ एर की सलाह सुनकर मैं भागकर जांग पुहू के घर पहुंचा। वहां घर पहले से भरा हुआ था। आंगन में भी कई लोग थे। पता चला कि मेरे चाचा का परिवार वापस आया हुआ था। चाचा चाची मिठाई लेकर आए थे। उनकी बातें सुनकर लगा कि वे घर में कुछ काम निपटाना चाहते थे, इसलिए कुछ दिन रुकने वाले थे। जब सब लोग सामान खरीदने में लगे थे, मैं चुपके से रसोई में घुस गया। चूल्हे के पास पहुंचने से पहले मैंने अपनी जेब से सूअर की चर्बी का एक छोटा टुकड़ा निकाला और उसे लोहे की कढ़ाई में डाल दिया। चर्बी कढ़ाई से चिपक गई और पल भर में भुनने लगी। देखते ही देखते वो सुनहरी हो गई।
यही वो तरीका था जो क्याओएर ने मुझे सिखाया ये था। तरीका मुझे क्याओएर ने सिखाया था। उसने मुझे बताया था कि वो चर्बी वाले चुड़ैल तली हुई चर्बी की महक को रोक नहीं पाएगी। अगर मैं उसके सामने चर्बी फेंक दूं तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा और उसकी नाक चूहे की तरह हिलने लगेगी, यहाँ तक कि उसके 2 लंबे दांत और कंघी जैसी पूंछ सामने आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। दिन के समय में झांग तुहू के घर के दरवाजे पर इंतजार करता रहा जब तक कि मेरे पैर दर्द नहीं करने लगे, तब जाकर वो वापस आई। झांग तुहू हर दिन बचा हुआ सुअर का मांस घर लाता था। मैंने उससे विनती की कि वो मुझे चर्बी का ये छोटा सा टुकड़ा दे दे। उसी समय मेरी माँ ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से वो चर्बी निकाली और उसे कागज के एक छोटे से टुकड़े में लपेट लिया और अपनी जेब में रख लिया। उस समय सब लोग मेज पर थे। वहां सिर्फ एक ही खाली सीट थी जो मेरी सास के बगल में थी। मैं खड़ा हुआ और स्टूल पर बैठ गया। क्याओएर की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। चर्बी जितनी गर्म होगी उतनी ही खुशबूदार होगी। आप खुद पर जितना ज्यादा काबू नहीं रख पाएंगे। दादी, आप इसे खाइए। मैंने वो चर्बी अपनी सास के कटोरे में डाल दी। मेरी सास की याददाश्त चली गई थी और उन्होंने कटोरे की ओर देखा। उनकी नाक कांप रही थी। मैं बस गिरने ही वाला था। छोटे जल भैंसे, तुमने अपनी सास के कटोरे में क्या डाला है? बाकी सभी लोग अपनी गर्दनें उचकाकर मेरी सास के कटोरे की ओर देख रहे थे। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मैं बस अपनी सास को घूर रहा था। मैं सोच रहा था, जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ, हाउ जिजिंग। मेरी सास ने कटोरे में देखा और मेरी तरफ देखकर हंसी। छोटे जल भैंसे, तुम्हें ये चर्बी कहाँ से मिली? इसकी महक बहुत अच्छी है। उसी समय मैंने देखा कि मेरी सास का चेहरा धीरे धीरे बीच में सिकुड़ने लगा है। अचानक एक बड़ा सलीटी चूहा छत से खाने की मेज पर कूदा और मेरी सास के चावल के कटोरे से जा टकराया। कटोरा जमीन पर गिर गया और कई टुकड़ों में टूट गया। वो बड़ा चूहा चर्बी उठाकर भाग गया। तभी मेज के नीचे से तियान तियान के रोने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, तियान तियान जमीन पर बैठी टूटे हुए कटोरे के टुकड़े उठा रही थी। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। तियान तियान इतनी अनाड़ी क्यों है? मेरी सास ने जल्दी से तियान तियान को गले लगा लिया और उसकी खून बहती उंगलियों को दबाया और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। जब मुझे होश आया तो मैं पास गया और तियान तियान को गले लगा लिया। मेरी सास ने अपनी खून जैसी लाल जीभ से अपना होठ चाटा और मुस्कुरा दी। मैंने अपनी सास के पीछे देखा। वहां चूहे की कोई पूंछ नहीं थी। किसी ने नहीं देखा कि तियान तियान के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। मुझे अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई। मैं तियान तियान के करीब गया और उसके कान में धीरे से बोला, तियान तियान, इस साल तुम कितने साल की हो? 3 साल की। चूहा, गाय, चूहा, चूहा। मैं 2 साल तक गिनती करता रहा। 3 साल पहले वो चूहे का वर्ष था। तियान तियान एक चूहा है। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। एक बार अगर हाओ जीजिंग किसी चूहे का खून पी ले तो वो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करेगा और फिर उसमें कोई खामी नहीं बचेगी। मैंने चुपके से तियान तियान को देखा। तियान तियान मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखें अध खुली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रही हो। पूरी रात मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तियान तियान के बारे में बता सकूं। तियान तियान ने मुझे बताया कि मैं बिस्तर पर नाच रहा था। आधी रात का समय था। मुझे उस पुराने बढ़ई की पत्नी याद आई जिसने अपने ही पोते को काट काट कर मार डाला था। मुझे टियान टियान की थोड़ी चिंता होने लगी। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि सबको अपनी बात पर विश्वास कैसे दिलाऊं। मेरी पलकें भारी हो रही थीं। जैसे ही मैं सोने वाला था मुझे चाचा के कमरे में टियान टियान के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठा और देखने गया कि क्या हो रहा है। कमरे में चाची ने टियान टियान को पकड़ा हुआ था। मेरे नाना जी भी मेरे पास ही खड़े थे। मैंने देखा कि टियान टियान अपने बाएं पैर पर झुकी हुई थी और वो खून से लथपथ थी। उसके पैर की उंगलियां खून से सनी हुई थीं। चाचा ने अपना सिर घुमाया और कोठरी से बाहर निकलकर टियान टियान को मरहम लगाने आए। चाची ने साफ तौर पर कहा, पिताजी, माँ, अभी टियान टियान ने कहा कि उसने किसी को बिस्तर पर बैठे देखा था जो उसके पैर की उंगलियां काट रहा था। नाना जी ये सुनकर खुश नहीं हुए। 3 साल के बच्चे को डरावना सपना आने में क्या बड़ी बात है। जब मैं अभी जागा तो मुझे खिड़की चरमराने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी चीज़ घर से बाहर कूद रही हो। पिताजी, लोग कहते हैं कि अगर गांव में चूहा हो तो वो एक बूढ़े आदमी का रूप ले सकता है। क्या ये सच हो सकता है? नाना जी ने चाचा के सिर पर एक थप्पड़ मारा। बेवकूफ़, घर में हर दिन लोग तुम पर नजर रखते हैं। वो चूहा कौन है? वो तुम तो नहीं हो सकते। चाचा खिड़की की ओर गए और बाहर झांका। अचानक उन्हें जमीन पर कुछ मिला। चाचा ने हल्के भूरे रंग के जूतों की एक जोड़ी बाहर निकाली। वो जूते लेकर नानी के पास आए। नानी का चेहरा पीला पड़ गया। अरे, क्या ये माँ परदादी के जूते नहीं है? मेरी चाची की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही चीज है जो नाव से गिरी थी। जब ये हुआ तो घर में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया सिवाय मेरे नाना जी के। पिताजी, माँ, चाचा, चाची और मेरी नानी सब हैरान थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। छोटे खरगोश, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ जड़ दूंगा। मेरी नानी जल्दी से नाना जी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी ताकि वो मुझे मार ना सकें। मेरी चाची अब बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें बोलने दो। नानी ने मेरी ओर देखकर सिर हिलाया। तब मैंने उन्हें नाना जी के साथ हुई उस घटना के बारे में बताया। मैंने कहा कि बहुत सारी हड्डियां गायब थीं। एक चूहा लकड़ी के भारी ढक्कन को धक्का देकर नहीं खोल सकता था। नाना जी ने मेरी ओर देखा। छोटे जल भैंसे, ये सच है। शकरकंद चूहा, तुम्हारी माँ अपना असली रूप दिखाने से डर रही थी। वो मीठा खून पीना चाहती थी। अगले दिन मेरे चाचा और मेरी चाची आंगन में खड़े थे। नानी घर से बाहर आईं। उनके हाथ में एक प्लेट थी। उस पर सुनहरी चर्बी के 3 टुकड़े रखे थे। उसकी महक बहुत अच्छी थी। नानी ने कुछ बार जल्दी जल्दी इशारा किया। अंत में नाना जी ने प्लेट उठाई और पश्चिम वाले कमरे की ओर चल दिए। नाना जी के दूसरे हाथ में एक बड़ा कुल्हाड़ा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं थोड़ा डरा हुआ था लेकिन डर से कहीं ज्यादा उत्साहित था। क्या वो अपना असली रूप दिखाएगी जब नाना जी उस चूहे को काटेंगे? नानी ने नाना जी को पश्चिम के कमरे में जाते हुए देखा। उन्होंने कहा, बड़े बेटे, कल रात वो चूहा मेरे जूते ले गया। तुम उन्हें मेरे लिए ढूंढो। नाना जी ये सुनकर दंग रह गए। माँ, आपके जूते तो पूर्व वाले कमरे में हैं।
मैं उन्हें बाद में आपके पास ले आऊंगा। नाना जी ने चुपचाप वो कुल्हाड़ा अपने पैरों के नीचे छिपा दिया और नानी दादी के रूप में चर्बी खिलाने लगे। इसकी महक बहुत अच्छी है। छोटे जल भैंसे और शकरकंद बच्चों, क्या तुम लोगों ने खाया? नाना जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने चर्बी का एक और टुकड़ा उठाया और नानी को खिलाया। नानी के कुछ दांत गिर चुके थे। उन्होंने चर्बी का वो टुकड़ा काफी देर तक चबाया। हम सब नानी के घर आ गए थे। असली नानी अभी तक सोकर नहीं उठी थी। नानी ने पहले ही नाना जी को आगाह किया था कि चूहे का मीठा खून पीने के बाद वो एक नकली सुई यानी भ्रम पैदा कर सकता है। न केवल उस पुराने बढ़ई ने ऐसा कहा था, बल्कि श्वान जी के पिता ने भी यही बताया था। जब नाना जी चर्बी का दूसरा टुकड़ा देने लगे तो नानी ने अपना मुंह खोला। बड़े बेटे, अब मैं और नहीं चबा सकती, बच्चों को खाने दो। नाना जी ने प्लेट एक तरफ रख दी और अपने पैरों के नीचे छिपाया हुआ कुल्हाड़ा उठा लिया। उन्होंने सिर हिलाया। शुवांग, तुमने मेरी माँ को कहाँ छिपाया है? नानी का रूप धरे वो जीव उलझन में पड़ गई। बड़े बेटे, तुम ये क्या कह रहे हो? ओ चूहे, तूने लगभग मेरी पोती के पैर की उंगलियां खा ली थीं और उसे भविष्य के लिए अपाहिज बना दिया होता। तू जल्दी से अपने असली रूप में आ जा और मुझे बता कि मेरी माँ कहाँ है, तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। नानी के रूप में वो जीव नाना जी को घूरने लगी और उनके पीछे खड़े अन्य लोगों को देखने लगी। आखिरकार वो समझ गई कि वो चर्बी वास्तव में क्या थी। शायद वो उसे फंसाने के लिए थी। वो जीव थर थर कांपने लगा। कमीने, तेरे पिता को मरे अभी कुछ ही साल हुए हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर चाकू तान रहे हो और ऐसी विश्वासघाती बातें कर रहे हो। हमारे चैन परिवार में तुम्हारे जैसा कुलद्रोही बेटा कैसे पैदा हुआ? अगर मैं तुम्हें मारने की हिम्मत करूं तो बेहतर होगा कि तुम्हें नदी में फेंक दूं और डुबो कर मार डालूं। कमीने कहीं के। मेरे नाना जी ने अपने हाथ झटके और आगे बढ़े। बड़े बेटे, इसके नाटक के झांसे में मत आना। ये राक्षस बिना ताबूत देखे आंसू नहीं बहाएगा, यानी बिना बड़ी चोट खाए नहीं मानेगा। इसका हाथ काट दो और देखो कि क्या ये फिर भी बोलने की हिम्मत करता है। बिस्तर पर लेटी वो आकृति, नकली नानी, रो रही थी। उसके मुंह से बार बार मेरे स्वर्गीय दादाजी का नाम निकल रहा था। नाना जी ने हाथ में चाकू पकड़ा और उसे हिलाया। चैन, तुम नीच इंसान हो। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारी माँ ने क्या पहना है? क्या तुम भी उस बूढ़े बढ़ई जैसा अंजाम चाहते हो और अपनी पोती को मारना चाहते हो? यहां तक कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें ही दोष देता है। अगर वो तुम्हें देखने वापस नहीं आता तो तुम इस राक्षस को रख सकते हो। देखते हैं कि ये कब हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा और तुम्हें मुखिया बना देगा। मेरी नानी ने अपना सिर उठाया और दूसरी नानी उस आकृति को गुस्से से छुआ। बड़े बेटे, इस राक्षस के झांसे में मत आना। मुझे लगता है कि ये वही है जो बदल गया है। जब से ये हमारे परिवार में शादी करके आया है, इसका दिल कभी साफ नहीं रहा। अगर ये न होता तो तुम और तुम्हारे भाई आपस में झगड़ते क्यों? इस बारे में सोचो। मेरी नानी दादी के रूप में वो जीव का चेहरा जैसे फट पड़ा था और वो चिल्लाते हुए नानी के मुंह की ओर इशारा करने लगी। वो नाना जी के हाथ से चाकू छीनकर खुद ही वार करना चाहती थी। नाना जी ने नानी को धक्का देकर पीछे कर दिया। तुम बहुत परेशान कर रही हो, यहाँ से बाहर निकलो। नाना जी ने हम सबको पश्चिम वाले घर से बाहर निकाल दिया। नानी नाना जी के पीछे पीछे गईं और उन्हें कोसने लगीं। नाना जी को कहीं से एक जंजीर मिली और वो उसे लेकर वापस पश्चिम वाले कमरे में चले गए। उन्होंने नानी उस जीव के पैरों को बिस्तर के कोने से एक साथ बांध दिया। नानी ने अपना मुंह बंद कर लिया और मैंने पश्चिम का दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से उस आकृति के सिसकने की आवाज आ रही थी। हमने हाओ जीजिंग उस राक्षस को पकड़ लिया था। नाना जी और चाचा दा हुआंग पालतू कुत्ते को बाहर ले गए ताकि असली नानी को ढूंढा जा सके। हम इस उम्मीद में थे कि हाओ जीजिंग ने असली नानी को कहीं छिपाया होगा। वो अभी जीवित थीं या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। जल्द ही हमें पता चला कि दा हुआंग धैल से कुछ ही दूर एक गड्ढा खोद रहा था और उसने वहां से धूसर नीले रंग के कपड़ों का एक जोड़ा बाहर निकाला। नाना जी उन कपड़ों को कुछ पल देखते रहे। उनके होंठ कांपने लगे और वो कुछ देर चुपचाप रोते रहे। ये कपड़े शियाओ सुई नियू की नानी के हैं। मेरी माँ को हाओ जीजिंग ने मार डाला। चाचा को तो जैसे भूख प्यासी मिट गई थी। मुझे बिना किसी कारण के अजीब सा महसूस हो रहा था। जब मैंने उन कपड़ों को देखा तो मुझे जैसे पहले से पता था कि उनका रंग धूसर और नीला है। ऐसा क्यों था? जब मैं घर पहुंचा, नाना जी ने आग की ओर देखा और हाथ में कुल्हाड़ा थामे पश्चिम वाले कमरे में घुस गए। उस कमरे में कई राज दबे हुए थे। उसी समय मुझे अचानक एक बात याद आई। कुछ समय पहले नानी कई दिनों तक कह रही थीं कि उनके कपड़ों का एक जोड़ा खो गया है जो धूसर और नीले रंग का था। मुझे ये अचानक क्यों याद आया? बिल्कुल शुआनजी और उस पुराने बढ़ई के घर की तरह। मेरे नाना और चाचा हाओ जीजिंग के शरीर को बंजर जमीन पर ले गए और उसे आग के हवाले कर दिया। मेरी असली नानी को हाओ जीजिंग ने मार डाला था और अब हमने हाओ जीजिंग को मार डाला था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ज्यादा दुख हो रहा है या खुद पर गर्व। इसके बाद मैं क्याओ एर को ढूंढने गया, लेकिन वो घर पर नहीं थी। फिर मैं शुआनजी के पास गया। हालांकि शुआनजी ने मेरी मदद नहीं की थी, फिर भी मैं उससे नाराज नहीं था। मैं उसका दर्द समझ सकता था। जब शुआनजी ने मुझे देखा तो उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। मैंने कहा, मेरे नाना ने हाओ जीजिंग को जलाकर मार डाला। शुआनजी के पास जैसे शब्दों की कमी थी। बकवास मत करो, उसने कहा। यह सच है, मैंने जवाब दिया। साफ है कि मेरी नानी को हाओ जीजिंग नहीं मारा था। तुम मेरे परिवार पर यकीन क्यों नहीं करती? मेरी नानी अब चली गई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में चाहता था कि हाओ जीजिंग मेरे घर आए? ये कहते ही मेरे दिल में गहरी उदासी भर गई। मैं खुद को रोता हुआ पाया। अब मेरी नानी कभी पश्चिम वाले कमरे के सामने बैठकर मुझे हाथ हिलाकर नहीं बुलाएंगी, ओ छोटे जल भैंसे, इधर आ, नानी तुझे खाने के लिए कैंडी देगी। मेरा अब शुआनजी से लड़ने का मन नहीं था। मैं मुड़ा और वहां से चलने लगा। अचानक मुझे शुआनजी की आवाज सुनाई दी। असंभव, ये नामुमकिन है। हाओ जीजिंग जैसा कोई है ही नहीं। घर वापस जाते समय मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। मुझे शुआनजी की बात पर यकीन नहीं था। उसे लगा था कि उसके पिता ने हाओ जीजिंग को मारा है,
लेकिन एक रात शुआनजी ने अनजाने में अपने माता पिता को कमरे में बात करते सुना था। उसे वो सच नहीं पता था जो बाकी सबको पता था। हकीकत तो ये थी कि शुआनजी बीमार थी और उसके पिता के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसे मरने देने के लिए मुझे एक कारण ढूंढना ही था। हाओ जिजिंग जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो बस गुरुजी द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है। शुआनजी के ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने मुझसे कसम खिलवाई थी, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। मेरा मन मानने लगा था कि शुआनजी जो कह रही है वो सच है। लेकिन अगर हाओ जिजिंग नहीं है तो उस रात मैंने अपनी माँ यानी कि नानी की चूहे जैसी पूंछ कैसे देखी थी? वो सब कैसे हुआ? टियान टियान के पैर की उंगलियां माँ ने काट ली थीं, वो दोबारा कैसे हुआ? रात के खाने के समय माँ ने पिताजी को बताया कि कियाओ एर और उसकी माँ लापता हैं। मुझे डर है कि उन पर किसी ने नजर नहीं रखी। हाओ जिजिंग उन्हें उठा ले गया। ये बड़ा पाप है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं कियाओ एर के घर गया तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो शायद किसी को ढूंढने बाहर गई होगी। इस बात ने शुआनजी के दावे के प्रति मेरे विरोध को और मजबूत कर दिया। हाओ जिजिंग निश्चित रूप से अस्तित्व में है। हाओ जिजिंग ही कियाओ एर और उसकी मां को ले गया है। अगले दिन जब मैं जागा तो मैं कियाओ एर को ढूंढने निकला। कियाओ एर ने मुझे बताया कि वो कल घर वापस आ गई थी। मैं उसके दरवाजे पर कियाओ एर से बात कर रहा था। तभी वो नानी जैसी दिखने वाली आकृति कदम दर कदम हमारी ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा कि कियाओ एर की मुस्कान कुछ जानी पहचानी सी थी। कियाओ एर, ओ छोटे जलभैंसे, इधर आओ, नानी तुम्हें कैंडी देगी। कियाओ एर का हाथ उसकी जेब में था। आखिरकार उसने अपना हाथ मेरी और कियाओ एर की तरफ बढ़ाया। उसने अपनी 5 उंगलियां खोलीं, लेकिन उसके हाथ खाली थे। नानी, आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। कियाओ एर हंस पड़ी। जब वो हंसी तो एक पल के लिए मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे बीच की ओर पिचकने लगा था। मैंने घबराहट में अपनी पलकें झपकाईं। कियाओ एर का चेहरा फिर से सामान्य हो गया। इसे देखकर मैं घबरा गया। क्या मैंने अभी कुछ गलत देखा था? मैं घर जा रहा हूं, इतना कहकर मैं पीछे की ओर भागा। घर जाते समय अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। मुझे याद आया कि मुझे कियाओ एर की मुस्कान जानी पहचानी क्यों लगी थी। उस रात मेरी पत्नी यानी कि नानी ने मेरी ओर देखा था। उसकी मुस्कान भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं पीछे मुड़ा। कियाओ एर को वो मिल गया था। क्या वो वास्तव में कियाओ एर की नानी थी?